हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। मानव जनन तंत्र का नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नर जनन तंत्र के बारे में पिछली वीडियो में आपको विस्तार से बताया था। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें मुख्य जनन अंग वृषण के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए सभी। वृषण टेस्टिस नर मानव में प्रमुख जनन ऑर्गन होते हैं। ये प्राथमिक जनन अंग हैं, अर्थात प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उद्भव की अगर हम बात करें तो टेस्टिस का उद्भव मीजोडर्म भ्रूणीय स्तर से होता है। मीजोडर्म भ्रूणीय स्तर से मानव में एक जोड़ी गुलाबी रंग के उदर गुहा में वृषण कोश के अंदर, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में दोनों टांगों के मध्य में टेस्टिस लटके रहते हैं। और सबसे जो प्रमुख यहाँ पर बात है, हमने कहा उदर गुहा के बाहर। अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर क्वेश्चंस कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि नर मानव में या नर अधिकांश स्तनधारी प्राणियों में वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं। तो ध्यान रखना, उसका यहाँ पर आंसर आपको समझ लेना है। क्योंकि उदर गुहा का जो तापमान होता है वो बाहर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। उदर गुहा का जो तापमान है वो बाहर के तापमान से 2 से 3 डिग्री अधिक होता है। अर्थात उदर गुहा जो है, एब्डोमेन कैविटी जो होती है, उसमें यदि टेस्टिस अंदर रह जाते हैं तो उनका तापमान ज्यादा रहेगा बाहर की तुलना में, लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा। अगर हम मानव की बात करें तो मानव में उदर गुहा का तापमान लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान पर वृषण में जो नर युग्मक शुक्राणु अर्थात स्पर्म्स का फॉर्मेशन जो होता है, उसके लिए ये अनुकूल नहीं होगा, अर्थात ये प्रतिकूल होता है। तो शुक्राणु परिपक्वन के लिए ये जो तापमान है वो प्रतिकूल होता है। इसलिए यहाँ पर प्रकृति ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जब भ्रूणीय परिवर्धन होता है तो भ्रूणीय विकास के दौरान लगभग 7वें महीने पर जो टेस्टिस हैं वो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में उतर जाते हैं, अर्थात स्क्रोटल में उतर जाते हैं। तो जो वृषण कोश है वो उदर गुहा के बाहर निकल आता है। कब आता है? लगभग 7वें महीने में, जब भ्रूणीय विकास होता है तब ही। तो यदि मान लीजिए ऐसा ना हो, यदि ऐसा नहीं हो तो ध्यान रखना, गोपिक वृषणता हो जाती है। गोपिक वृषणता का तात्पर्य क्या है? वृषणों का वृषण कोश में न उतरना। यदि वृषण जो है वृषण कोश में नहीं उतरे, अर्थात उदर गुहा से बाहर नहीं आए, तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे लक्षण को गोपिक वृषणता कहते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि शुक्राणु बनते हैं लेकिन उनका परिपक्वन नहीं होता है। इसके कारण नरबद्धता आती है, अर्थात स्टरलिटी आती है। तो जो मेल होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें स्पर्म्स का निर्माण तो हो सकता है लेकिन वो जो है
परिपक्व नहीं होंगे, अर्थात वो मैच्योर नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन के अनुकूल नहीं होंगे, उनके योग्य नहीं होंगे। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हम गोपिक वृषणता कहते हैं। तो स्तनधारी प्राणियों में अधिकांश के अंदर, मानव में भी वृषण देह गुहा से बाहर आ जाते हैं। बात करते हैं कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें ये अपवाद होता है, जैसे हाथी, भेड़, डॉल्फिन, समुद्री गाय जैसे शील कहते हैं, प्लेटिपस, एकिडेना, ऐसे प्राणी हैं जिनमें वृषण कोश के अंदर उदर गुहा में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उदर गुहा में ही रहते हैं, अर्थात शरीर के बाहर नहीं आते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जैसे खरा है, गिलहरी है, बिल्ली है, चूहा है, इनमें केवल जन्म के समय ही ये बाहर आते हैं, अर्थात शरीर से बाहर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने वृषण कोश और वृषण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखी। आगे बात करते हैं वृषण कोश की दीवार। वृषण कोश की जब हम बात करते हैं तो ये पतली होती है, लचीली है, रोम युक्त है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसकी जो दीवार होती है, यहाँ पर वृषण कोश नहीं दिखाया। ये जो डायग्राम हमने बताया ये वृषण की उदग्र काट का है, जिसके साथ में अधिवृषण को भी दिखाया। वृषण की जब हम बात करें तो वृषण को यहाँ पर वृषण कोश के अंदर, तो ये वृषण कोश होगा, ठीक है, वृषण कोश, दैट इज वृषण कोश। तो इसकी जो दीवार है ये पतली है और लचीली है। कैसी है? पतली है और लचीली है। इसके अलावा इसकी भीतरी अरेखित स्तर, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पे भीतरी अरेखित पेशियों का स्तर होता है। इन पेशियों को हम कहते हैं डॉर्टस पेशी। क्या कहते हैं? डॉर्टस पेशी। ये क्या है? डॉर्टस पेशियां होती हैं। और ये पेशियां उदर की रेखित पेशियों, उदर की जो रेखित पेशियां होती हैं उनसे यहाँ पर जुड़ जाती हैं। उनसे क्या होती हैं? ये जुड़ जाती हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वृषणोत्कर्ष पेशी। वृषणोत्कर्ष पेशी, ध्यान रखना, वृषणोत्कर्ष पेशी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये टेस्टिस हैं और यहाँ पर ये वृषण कोश, और यहाँ ये वृषण कोश जो है किससे जुड़े रहते हैं? ये डॉर्टस पेशी और उदर की जो रेखित पेशी है उससे जुड़ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं वृषणोत्कोश पेशी, वृषणोत्कर्ष पेशी। अब इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि जब शीत ऋतु होती है, ध्यान रखना, जब शीत ऋतु होती है, अत्यधिक ठंडा तापमान होता है, तो ये जो है ये डॉर्टस पेशी और वृषणोत्कर्ष पेशी संकुचित होती है। तो ये चारों ओर हैं और इधर भी हैं, तो ये संकुचित होती हैं। और संकुचित होने से क्या होता है कि जो टेस्टिस हैं वो शरीर के पास आ जाते हैं, अर्थात देह के पास आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। उसके कारण क्या है? क्योंकि ज्यादा ठंड होने के कारण शरीर के तापमान के पास आने से इनका जो तापमान है वो नियमित रहता है शुक्र जनन की क्रिया को बनाए रखने के लिए, ठीक है। और जब गर्मी ज्यादा होती है तो ये पेशियां लचीली हो जाती हैं, अर्थात शिथिल हो जाती हैं, जिससे ये शरीर से दूर आ जाते हैं, अर्थात जो वृषण कोश है उसमें नीचे की तरफ ज्यादा लटक आते हैं। जबकि सर्दियों के अंदर शीत ऋतु में ये पास रहते हैं। किसके कारण रहते हैं? इन डॉर्टस और वृषण उत्कर्ष पेशी के कारण। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सर्दियों में जो है वृषण देह के पास क्यों होते हैं और गर्मियों में दूर क्यों रहते हैं। अब बात करते हैं वृषण की आंतरिक संरचना। यदि हम वृषण को यहाँ से अनुप्रस्थ काट बनाएं या अनुदैर्घ्य काट बनाएं तो किस प्रकार का नजर आता है। तो आंतरिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो यहाँ वृषण की उदग्र काट को हमने दिखाया है, अर्थात वर्टिकल सेक्शन है। तो प्रत्येक वृषण जो है लगभग 4 सेंटीमीटर मोटाई का होता है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है, और वेट की अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 15 ग्राम जो है वेट होता है वृषण के अंदर। वृषण में 2 बाहर कोश होते हैं, अगर 2 बाहर आवरण होते हैं। अगर हम वृषण खोल की बात करें, जो वृषण खोल होता है, ये बाहर की तरफ वृषण खोल जो है, तो यहाँ
ये क्या है, ये है वृषण कोश, ध्यान रखना ये क्या है, वृषण कोश। अब हम बात कर रहे हैं वृषण की, टेस्टिस की बात कर रहे हैं। तो ये टेस्टिस है, तो इसकी जब हम काट बनाते हैं तो ये टेस्टिस की काट में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 परतें या 2 आवरण होते हैं। 2 आवरण कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं। बाहर का जो आवरण है ये योनिक कंचुक कहलाता है, योनिक कंचुक, दैट इज ट्यूनिका वैजाइनेलिस, ट्यूनिका वैजाइनेलिस, जो कि जो है संयोजी ऊतक से बना होता है। जबकि आंतरिक आप देख रहे हैं जिसको रेड कलर से दिखाया है, आंतरिक स्तर रेड कलर से दिखाया गया है, जिसे हम श्वेत कंचुक अर्थात ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ये जो श्वेत कंचुक है आप देख रहे हैं ये अधिकांश जगह पर अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है। ये देखिए अंदर की ओर धंस गया है, दिख रहा है अंदर की ओर, पूरे टेस्टिस के अंदर इस प्रकार ये अंदर की ओर धंसकर वृषण पट्ट बनाता है, दैट इज टेस्टिस सेप्टा। तो ये टेस्टिस सेप्टा जो होते हैं उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 से 300 वृषण पट्ट होते हैं। ये वृषण पट्ट पूरे वृषण को यहाँ पर कोष्ठ में डिवाइड करते हैं। आप देख रहे हैं ये शंकु आकार, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए शंकु के आकार का, ये देखिए शंकु के आकार के क्या बन गए हैं, ये शंकु के आकार के वृषण कोश बन गए हैं, पिंड बन गए हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक पिंड के अंदर, प्रत्येक पिंड के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको यहाँ शुक्र जनक नलिकाएं नजर आती हैं। ये आपको जो नलिकाएं नजर आती हैं ये शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं और इसमें प्रत्येक पिंड में लगभग 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका की हम बात करें तो ये जो है वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये प्रक्रिया हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल से, लगातार अपन देखते रहेंगे क्रमबद्ध तरीके से। तो अभी हम इतना समझ लें कि प्रत्येक टेस्टिस की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई शुक्र जनक नलिकाएं, जिन्हें रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चलकर यहाँ पर पृष्ठ सतह पर, जो टेस्टिस की पृष्ठ सतह है उस पर आकर एक जाल बनाती हैं जिसे वृषण जालक कहते हैं, दैट इज वृषण जालक। और इस वृषण जालक जब ये बाहर निकलता है, वृषण से बाहर निकलता है, तो यहाँ पर अत्यधिक कुंडलित एक नलिका बनाता है और ये नलिका जो है कौमे के आकार की कुंडलित नलिकाओं से घनी डेंस होती है और इसी को हम अधिवृषण कहते हैं। अर्थात यही नलिकाएं आगे चलकर एक कौमे के आकार की सघन नलिकाओं का जाल बनाती है जिसे अधिवृषण या एपिडाइडेमिस कहते हैं। और इस एपिडाइडाइमिस में स्पर्म्स का जो है योग्यतार्जन होता है, अर्थात उन्हें योग्य बनाया जाता है, उन्हें मैच्योर बनाया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो अधिवृषण है वो नीचे से, जिसे हम पुच्छीय अधिवृषण कहते हैं, ये आगे की वीडियो में बताएंगे। तो ये जो है एक पतली नलिका में यानी रूपांतरित हो जाता है और इस पतली नलिका को हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी, अर्थात जो है शुक्रवाहिनी जो है वासा डिफरेंशिया जो है वो बन जाती है और ये आगे जाकर जो है शुक्राशय में जो है जुड़ती है, शुक्राशय में जाकर खत्म होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वृषण की उदग्र जो काट है उसमें आपको किस प्रकार वृषण के अंदर 2 जो है स्तर नजर आ रहे हैं। भाई ये स्तर योनिक कंचुक जिसे हम ट्यूनिका वैजाइनेलिस कहते हैं,
और अनांतरिक जो स्तर है वो जो है क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं श्वेत कंचुक अर्थात जो है ट्यूनिका जो है एल्ब्यूजिनिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृषण की जो बनावट है वो पट्टों से बनी हुई है, अर्थात वो पिंडों से बनी हुई है। प्रत्येक पिंड में जो है शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं। अब हम आगे की जो बात करते हैं कि शुक्रजनक नलिका किस प्रकार की होती है, उसकी अगर अनुप्रस्थ काट बनाएं। अब यहाँ से अगर हम इसकी अनुप्रस्थ काट बनाएं तो किस प्रकार की नजर आती है, तो वो हम अगला जो है उसमें लेंगे कि किस प्रकार की जो है नजर आती है शुक्रजनक नलिका। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वृषण की अनुप्रस्थ काट में हम यदि देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी शुक्रजनक नलिकाएं दिखाई देती हैं। मान लीजिए ये वृषण की अनुप्रस्थ काट है, वृषण की अनुप्रस्थ काट है और उसमें आप ये देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी ये गोलाकार जो नलिकाएं नजर आ रही हैं, ये शुक्रजनक नलिकाएं अर्थात सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं आपको एक टेस्टिस के अंदर अनुप्रस्थ काट में बहुत सारी शुक्रजनक नलिकाएं दिखाई देती हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे सेप्टा होते हैं, प्रत्येक सेप्टा में बहुत सारी जो है यानी प्रत्येक सेप्टा में 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं। अगर एक शुक्रजनक नलिका को हम यहाँ विस्तृत रूप से बड़े रूप से दिखाते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमें इसमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। तो इसी को हम ले रहे हैं यहाँ पर कि ये एक शुक्रजनक नलिका है, ये दूसरी शुक्रजनक नलिका है, इधर साइड में ये तीसरी चौथी इस प्रकार ये नजर आ रही हैं। सभी शुक्रजनक नलिकाओं में स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया के द्वारा शुक्राणु अर्थात स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वृषण की जो अनुप्रस्थ काट है उसमें वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अर्थात रेता नलिका, जिसे शुक्रजनक नलिका या सेमिनिफेरस नलिका कहते हैं, वो यहाँ पर नजर आ रही है। उसमें हम देखते हैं कि काट के अंदर 2 भाग नजर आते हैं। बाहर का जो आवरण है, बाह्य आवरण आप देख रहे हैं, ये एक नलिका को हमने लिया है। इस प्रकार सभी नलिकाओं में यही व्यवस्था होती है। बाहर का जो आवरण है वो कहलाता है ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया, ध्यान रखना, अब ये वृषण का आवरण नहीं है, अब एक नलिका की हम बात कर रहे हैं। एक नलिका यानी शुक्रजनक नलिका जिसमें शुक्राणु का निर्माण होगा, उसका बाह्य आवरण ट्यूनिका प्रोपरिया कहलाता है, जबकि आंतरिक आवरण जो है वो जनन उपकला से बना होता है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। तो यहाँ पर जो बाह्य आवरण है ट्यूनिका प्रोपरिया, उसके नीचे की तरफ जनन उपकला होती है और इस जनन उपकला के अंदर हम बात करें तो 2 टाइप्स की सेल होती है, 2 प्रकार की सेल होती है। एक सर्टोली सेल जो कि आलंबक कोशिका कहलाती है, ये आप देख रहे हैं खड़े खंबे जैसी जो सेल्स हैं वो कहलाती हैं सर्टोली सेल, और इन्हीं को आलंबक कोशिका कहते हैं। आलंबक इसलिए क्योंकि ये सहारा प्रदान करती है, स्पर्म्स इसी के सहारे चिपके रहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं रेड कलर से स्पर्म्स को दिखाया गया है जो इन कोशिकाओं से चिपके हुए हैं। इन कोशिकाओं को सर्टोली सेल इनके खोजकर्ता एनरिको सर्टोली के नाम से दिया गया है नाम। एनरिको सर्टोली ने इन्हें खोजा। और ध्यान रखना, ये जो कोशिकाएं होती हैं
केवल स्तनधारी प्राणियों में उपस्थित होती हैं। एक बार पीएमटी कभी जब होती थी तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, पीएमटी और सीपीएमटी जब होती थी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, अब तो नीट होता है, तो उसमें पूछा गया था कि यदि मान लीजिए वृषण की अनुप्रस्थ काट आपको दिखाई जाए तो आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये मेढक की है अर्थात फ्रॉग की है या ह्यूमन की। तो आप समझ सकते हैं फ्रॉग जो है वो एम्फीबियंस होता है, वहां पर सर्टोली सेल नहीं होंगी, केवल ह्यूमन के अंदर ही सर्टोली सेल उपस्थित होती है। यदि हम संख्या की बात करें तो सर्टोली सेल की संख्या जैसे कि हम देख रहे हैं कम होती है, जबकि दूसरे प्रकार की जो सेल है उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ आकार बड़ा है लेकिन संख्या कम होती है। इन्हें हम धात्री सेल या नर्व सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम शुक्राणुओं को न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना बल्कि पोषण देती हैं, सहारा देती हैं, साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं शुक्र नलिका के अंदर, उनका भक्षण करती है, उनको फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा उनको साफ कर देती है, उनको यानी एक तरह से निगल जाती है। इस कारण इसे हम धात्री या नर्व सेल कहते हैं। और ये इनहिबिन प्रोटीन का स्राव करती है। कौन से प्रोटीन का स्राव करती है? इनहिबिन प्रोटीन का स्राव करती है। और यहाँ पर एबीपी अर्थात एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का भी स्राव करती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि यहाँ पर स्पर्म्स को यहाँ पर बाइंड करने में मदद करते हैं। दूसरे प्रकार की जो सेल है जनन उपकला में वो है शुक्र जनक सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो गोलाकार है, संख्या में ज्यादा होती है। आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जनन उपकला में स्पर्मेटोगोनिया अर्थात शुक्राणु जननीय सेल होती है जो शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी। तो कैसे करेंगी? एफएसएच हार्मोन की मदद से, जो पीयूष ग्रंथि से आता है उसकी मदद से ये एक्टिवेट होती हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्र जनन क्रिया के द्वारा स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं। स्पर्म दैट इज मेल गैमेट बनने के बाद ये जो है यहाँ जो इसकी ल्यूमन है, जो इसकी केंद्र होता है, शुक्र जनक नलिका के केंद्र में यहाँ पर स्पर्म्स भरे होते हैं और जो सर्टोली सेल्स हैं उनके साथ चिपके रहते हैं। ऐसा हम स्लाइड में देखते हैं। ये जो स्लाइड आपको दिखाई गई है ये वृषण की अनुप्रस्थ काट टेस्टिस की टीएस है, जो आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे आपका थ्योरी हो, हर जगह इसको पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपके नीट से एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको ड्रा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि मानव में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया लगातार चलती रहती है, आजीवन चलती है और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया एक बार कंप्लीट होने में लगभग 72 घंटे में ये कंप्लीट हो जाती है, 72 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक चीज और ध्यान देते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि दो जो शुक्र जनक नलिकाएं उनके मध्य में जो अंतराल होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये अंतराल है, दैट इज जो अवकाश होता है, वहां पर जो सेल्स होती हैं, ये देखिए आप ये सेल्स नजर आ रही हैं, तो ये जो सेल्स हैं ये कहलाती है अंतराली सेल। अंतराली सेल जिन्हें हम लीडिंग सेल भी कहते हैं। और ये लीडिंग सेल क्या करती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थात नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। टेस्टोस्टेरोन अर्थात मेल जो हार्मोन होता है जिसके कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हम कहते हैं कि स्पर्म्स का निर्माण होना, आवाज का भारी होना, शरीर पर चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। अगर ये हार्मोन नहीं बनता है तो व्यक्ति में जो है जो परिपक्वता नहीं आती
है, अर्थात वो बद्ध भी रह सकता है। तो इस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं कि टेस्टिस की जो अनुप्रस्थ काट है उसका ये वाला डायग्राम हमें बनाना है। तो यहाँ ये तंतु में आवरण होता है, इसके अलावा बाहर आप देख रहे हैं बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है और यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये पूरा जो है अनुप्रस्थ काट के अंदर हमने शुक्र जनक नलिका को दिखाया। किस प्रकार एक शुक्र जनक नलिका, अगर हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखें तो शुक्र जनन की क्रिया यहाँ पर दिखाई गई है, जिसको हम आगे देखेंगे कि एक शुक्र जनक नलिका जनन एपिथेलियम की आगे चलकर लगातार समसूत्री विभाजन और फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन करती है। 3 अवस्थाओं से गुजरेगी, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, अर्थात जो है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज, और उसके बाद जो है स्पर्म्स का निर्माण करती है। तो ये जो प्रोसेस है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो देखते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।